नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बड़ा जालिम वक्त चल रहा है। अपनों से मिलना, दोस्तों संग घूमना, पार्टी मस्ती और धमा चौकड़ी करना सब बंद है, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना से तंग है। आपदा की इस घड़ी में सोशल मीडिया अपनों से जुड़ने का बड़ा सहारा है, लेकिन यही सहारा डरावना रूप भी अख्तियार कर चुका है। बगैर किसी पढ़ाई और MBBS डिग्री के लोग कोरोना का रामबाण इलाज सोशल मीडिया पर मुफ्त में बांट रहे हैं। कोरोना ने डर और दहशत का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोग हर वो नुस्खे खुद पर ही आजमा लेना चाहते हैं जिससे कि वो बीमार ही ना पड़े। लेकिन मुफ्त का ये ज्ञान जानलेवा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि जिंदगी है अनमोल, खतरा मत ले मोल। गांव शहर कोरोना का कहर। बगैर पढ़ाए बने कई डॉक्टर। सलाह लेने में शर्म कैसी। घर में मरीज की ऐसी की तैसी। सेहत से क्यों करते खिलवाड़। डॉक्टर से संपर्क अगर बीमार। सोशल मीडिया से बच के। जानलेवा है यहां के नुस्खे। जिंदगी अनमोल, खतरा मत मोल। कोरोना में ये कोरोना। तो कोरोना में क्या करें और क्या नहीं करें, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। लेकिन झोला छाप डॉक्टरों से नहीं और सोशल मीडिया से भी नहीं, बल्कि एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर IS ठाकुर, PMCH अधीक्षक, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर संजीव कुमार, नोडल ऑफिसर, पटना एम्स, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर नीरव कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, IGIMS, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर IS ठाकुर जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर बैठा हुआ है, दहशत बैठी हुई है, लोग हर एक चीज आजमा रहे हैं, जो गूगल पर सर्च करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर बहुत तरह के नुस्खे बताए जाते हैं, या फिर जो उनके आसपास झोला छाप डॉक्टर हैं उन्हें सलाह देते हैं, वो कुछ भी आजमा लेते हैं। ये कितना घातक, कितना खतरनाक साबित हो रहा है? ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, इसलिए कि अगर सीरियस हो जाते हैं, जब पटना मेडिकल कॉलेज या किसी एम्स वगैरह में पहुंचते हैं तो वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है सो 40-50 तक चला जा रहा है। तो उससे मेरी सलाह है कि वो हमेशा जो लोकल डॉक्टर हैं उनसे कर लें, और सिम्टम्स वगैरह कुछ आता है तो तुरंत उसकी जाँच करा लें, या तो एंटीजन करवा लें या फिर RT-PCR करवा लें, और करवाने के बाद तुरंत जो है सो अगर पॉजिटिव आता है, अगर सिम्टम्स माइल्ड टाइप का है, हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार है, तो घर पर रहें। और थोड़ा भी ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है, तो निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज या जहाँ भी है सुविधा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ जाकर के जो है सो डॉक्टर से दिखा करके इलाज तुरंत शुरू करवा दें। बिल्कुल, यानी कि झोला छाप डॉक्टर के फेर में बिल्कुल भी ना फंसे। डॉक्टर संजीव कुमार, लोगों के सामने असमंजस की एक स्थिति पैदा होती है। उन्हें कई बार ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होते हैं, उन्हें डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, और कई बार ये होता है कि घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को जब इलाज नहीं मिल पाता है तो वो शायद तब ऐसा लगता है कि मजबूर हो गए हैं कि चलो खुद से ही जो इलाज हो पाता है हम वो कर लेते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए सबसे जरूरी किस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप खुद से भी इलाज कर रहे हैं तो आपको किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, ये स्थिति आ गई है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप डॉक्टर से सलाह लेके ही इलाज करें, लेकिन जो कोरोना की विषम स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब बहुत ज़्यादा संख्या में रोगी आ रहे थे, तो पीड़ितों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी जी। डॉक्टरी सलाह उपलब्ध नहीं थे, या तो क्लिनिक बंद थे
या क्लिनिक कम मात्रा में चल रहे थे, या कोरोना के भर्ती मरीजों में ही हमारी चिकित्सा व्यवस्था लगी हुई थी, तो जो कोरोना के मरीज हैं जिनको डॉक्टरी सलाह चाहिए, घर पे इलाज कर सकते हैं, उनको मिल नहीं पाता था। तो ये उनके लिए भी बड़ी विषम स्थिति थी कि अब हम करें क्या। उनके अंदर में ये भी थी कि हमें डॉक्टरी सलाह मिले, लेकिन मजबूरन उनको ऐसे सलाह लेनी पड़ती थी जो कि कई बार खतरनाक हो जाती थी। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपको सलाह मिली तो ध्यान ये जरूर रखें कि कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर या चिकित्सक केंद्र पे आप जाके सामने से सलाह लें, बल्कि फ़ोन से आजकल सिस्टम चला हुआ है कि आप फ़ोन से भी, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सलाह दे रहे हैं, बहुत सारे चिकित्सक हैं और बहुत सारे अस्पताल हैं। जैसे हमारे एम्स में हमने टेलीमेडिसिन व्यवस्था शुरू की हुई है। हमारा टेलीमेडिसिन का एक डिपार्टमेंट है जो कि दिन भर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं। अगर फ़ोन आता है तो सलाह देते हैं। शायद ऐसी व्यवस्था बिहार सरकार ने भी कर रखी है कि उनके भी जो नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर, उसमें भी सलाह मिलती है डॉक्टर की। तो एक तो उससे सलाह लें। दूसरी, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अगर कोई जिन्हें हम क्वैक्स बोलते हैं या जो अशिक्षित डॉक्टर हैं, अगर वो सलाह दे रहे हैं तो वो ना लें। जैसे कि स्टेरॉयड स्टेरॉयड की बहुत ज़्यादा मिसयूज हुई, बहुत लंबे समय तक चली या कुछ गलत डोज में चली। इसका कारण हमें तुरंत मिल रहा है। अभी म्यूकोरमाइकोसिस के बहुत सारे जो पेशेंट आ रहे हैं, उसका एक कारण है, कई कारण है, लेकिन उसमें एक कारण है कि स्टेरॉयड का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ या बहुत गलत डोज में हुआ। तो इसलिए कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनकी यूज़ डॉक्टरी सलाह के बाद ही लेनी चाहिए जी। बाकी जो जरूरी दवाइयां हैं, जैसे हम कहते हैं, वो तो ज़रूर लें, लेकिन जो स्पेसिफिक दवाई है बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लें, क्योंकि कब लेना है, कोरोना के किस दौर में लेना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू में ही ले लें, अगर हमें लक्षण नहीं आए तो खराब उसका असर हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है कि मेडिकेशन आप किस वक्त शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर नीरव कुमार, यही आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे किसी को बुखार होता है, जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो यही हैं कि सर्दी जुकाम बुखार होता है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद टेस्ट या स्मेल जाए, या फिर कई लोगों को कई और तरह की भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो शुरुआत में ही जैसे उन्हें लग रहा है कि सर्दी जुकाम बुखार है, तो वो क्या दवाइयां शुरू कर दें, या फिर वो इंतजार करें कि पहले हम टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम प्रॉपर जो कोरोना का मेडिकेशन होता है वो शुरू करें? ये दरअसल वायरल इन्फेक्शन है। इसमें इनिशियल जो फेज होता है शुरू का 5-7 दिन, ये प्रोलिफरेशन होता है, वायरस बढ़ता है। तो इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आगे के लिए हम सावधान हो जाएं। दूसरी बात कि डायग्नोसिस हो जाने के बाद हम लोग क्लियर रहते हैं कि जब कॉम्प्लिकेशन आएगा या जब स्टेजेज आएंगे, जब स्टेरॉयड या अदर दवाई देनी पड़ेगी या हॉस्पिटल में एडमिट पड़ना पड़ेगा, तो हम लोग सावधान रहेंगे। दूसरी बात कि इस बीमारी में कभी कभी हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, पेशेंट को पता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा गिर गया और पेशेंट का डेथ होने का डर है, पर्टिकुलरली एल्डरली पेशेंट या ससेप्टेबल पेशेंट। तो अगर हमें पहले से पता है कि ये पेशेंट कोरोना का है तो हम लोग सावधान हो सकते हैं, हॉस्पिटल के टाइम वो कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर दवाई इसमें इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ क्रोसिन या पैरासीटामोल फीवर के लिए लेना है, रेस्ट करना है, हाइड्रेशन करना है। आपने देखा होगा ढेर सारा काढ़ा ये वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो ये इससे और ढेर सारा एंटीबायोटिक चल रहा है। ये हमें समझना होगा कि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, काढ़े का कोई रोल नहीं है। और रेदर अगर आप ले रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उल्टी हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो और नया प्रॉब्लम हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, जैसे कि सडन डेथ होने का डर रहता है। उसी तरह ढेर सारी दवाइयां एजिथ्रोमाइसिन और ढेर सारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एक साथ ले रहे हैं, तो एरिथमिया होने का डर रहता है। तो अननेसेसरी जिसका जरूरत नहीं है नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, 100 में से 85 आदमी ऐसे भी ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन डायग्नोसिस जरूरी है उस 15 आदमी के लिए जिसको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करने की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो मेरा समझ से यानी कि आपको जितनी जल्दी हो सके, आपको जैसे ही आपकी तबीयत खराब होती है, कोशिश करें कि आपकी जांच हो जाए तो वो बेहतर रहेगा, सही तरीके से आपका इलाज हो सकेगा। डॉक्टर आईएस ठाकुर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से डॉक्टर नीरव ने बताया कि आप कुछ भी ना लें, क्योंकि हर दवा के अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। हर किसी का शरीर जो है दूसरे से अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त को अगर वो सारी दवाइयां दी गई तो
तो वही दवाइयां आपके ऊपर भी काम करेंगी। कई बार अपने आसपास ही किसी से पूछकर कि तुमने क्या दवाइयां खाई, वही दवाई हम भी खा लेते हैं। इस तरह का लोगों का एक माइंडसेट है। तो ऐसे में लोग किस तरह से ध्यान रखें? और जो काढ़े या फिर खाने पीने की बात सर कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि 85% जो लोग हैं वो बिना दवाई के भी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनकी शायद इम्यूनिटी अच्छी है या फिर उतना ज्यादा जो इन्फेक्शन है वो फैला नहीं है। तो इसके लिए लोग क्या करें कि उन्हें बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत ना पड़े? नहीं, 85% मरीज तो का जरूरत नहीं है, ये बात सही है, लेकिन हो सकता है कि 90% लोगों को होम क्वारंटाइन में रह के ठीक हो जाते हैं। 5 से 10% लोगों को ही हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। तो घर पर भी जब रह रहे हैं, अगर कोरोना का सिम्टम आ रहा है, जैसे कि पेट में लूज मोशन शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, किसी को और भी खांसी सर्दी शुरू हो जाता है, तो जरूर जांच करवा लें। और अगर माइल्ड है तो घर पर ले लें। और कुछ दवा जो एसओपी बिहार सरकार का है या भारत सरकार का है, उसको तो हमको लगता है कि शुरू कर देने में ही फायदा है ना। और इसके बाद अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहें, अगर 90 से नीचे जाए तो हॉस्पिटल में निश्चित रूप से जाके भर्ती हो जाए, क्योंकि काफ़ी समय पर दवा नहीं लेते हैं। कॉर्टिसोन भी समय पर लेना चाहिए, जैसा कि उन्होंने संजीव जी ने कहा। तो अगर समय पर नहीं लेते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी बात है कि अभी हम लोग के इलाज में, चाहे एम्स हो, चाहे इंदिरा गांधी या पीएमसीएच में, अभी देखा कि खास करके लॉकडाउन के बाद तो मरीज की संख्या काफ़ी घटी है। और हमारे यहाँ 106 बेड था जिसमें कि रहता था कोरोना मरीज, अभी घट करके 63 पर आ गया। मतलब कि अच्छा खासा जो है सो बेड मेरा खाली जा रहा है। तो बाहर में भी अपना इलाज करें, जरूरत है तो आवे। अभी जो है सो सीट वगैरह हम समझते हैं कि एम्स वगैरह सब जगह खाली है, तो लोग आकर के इलाज अगर कर लें। अगर 90 से नीचे जाता है, लेकिन लोग आ जाते हैं जब 40% 30% सेचुरेशन है, तब आते हैं सीरियस होने के बाद, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, उसी में डेथ रेट बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत अहम बात आपने कही है डॉक्टर ठाकुर कि पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में बेड अभी खाली हैं। इस बारे में मैं आपसे भी जानना चाहूंगी डॉक्टर संजीव, डॉक्टर नीरव, डॉक्टर ठाकुर, कि क्या वाकई में वहां पर जगह खाली है? अगर है तो लोगों की सहूलियत के लिए बताएं कि कितने खाली हैं, क्योंकि बीच में जो दिक्कतें हुई, लोगों ने पैनिक किया, उसके बाद भीड़ हॉस्पिटल्स में लगना शुरू हुआ, उसके बाद ऐसा लगता है कि लोगों ने होम आइसोलेशन को बेटर समझा और लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद जाते हैं हॉस्पिटल। नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज में अभी मोर देन 40 बेड्स खाली हैं, इंक्लूडिंग कुछ आईसीयू में भी, लेकिन पल पल में बदलता रहता है, घंटा घंटा में बदलता रहता है। लेकिन मरीज का आना जो पहले होता था, काफी प्रेशर रहता था, वो प्रेशर काफी खत्म हो गया है। और अभी भी हम समझते हैं मोर देन 40 बेड हमारे यहाँ खाली है, इंक्लूडिंग आईसीयू में भी 4-5 बेड खाली था अभी सुबह में 12 बजे जी। लेकिन इसके बाद कुछ आया होगा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन काफी खाली है। तो अगर जरूरत है तो आएंगे, हम लोग बेड देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर संजीव, क्या यही स्थिति आपको लगता है कि एम्स में भी है, वहां पर भी बेड्स हैं खाली, लोगों के लिए एक राहत की बात हो सकती है? बिल्कुल, ये डॉक्टर ठाकुर का ये जो आकलन है वो सही है। अभी हमें पेशेंट्स की संख्या कम हुई है जी, लेकिन एम्स चूंकि एक टर्शियरी सेंटर है, रेफरल सेंटर है कोरोना के लिए, तो पूरे प्रदेश से इसमें मरीज आते हैं, और वैसे मरीज आते हैं तो ज्यादा गंभीर होते हैं। तो हमारे जो कोविड आइसोलेशन वार्ड्स हैं, वो भी पूरी तरह से उपकरणों से सुसज्जित है। वहां भी हमें बाईपैप मशीन है, मॉनिटर्स हैं, NIV लगाने की सुविधा है, हाई फ्लो ऑक्सीजन है। तो ये आमतौर पे जो आईसीयू में सुविधा रहती है वो हमारे सब बेड पे है। अभी जो हमारे आईसीयू हैं, जो कि बिल्कुल सीवियरेस्ट पेशेंट वहां आते हैं, जिनको की जरूरत होती है वेंटिलेटरी सपोर्ट की या और भी बहुत ही गहन उनको ऑब्जर्व करने की, वो हमारे बिल्कुल भरे हुए हैं। 3 हमारे आईसीयू चलते हैं, और हमने निर्णय लिया है कि एक आईसीयू कल से हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो गंभीर मरीज आ रहे हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हमारे सेंटर में आ रहे हैं, इसलिए हमें आईसीयू की दिक्कत है। बाकी बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर ने सही कहा कि जो कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स हैं उसमें जगह है। अगर किसी को भी असुविधा हो रही है कहीं भी तो वो जरूर आए, हम लोग उनको बेड देंगे। लेकिन साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि
जो अभी बात चल रही थी कि काफी संख्या में मरीज वैसे ही ठीक हो जाते हैं, और तो ये पहचान पाना कि कौन मरीज है जिनको की अटेंशन की जरूरत है, कौन नहीं है, ये आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। और जो होम आइसोलेशन पे रह रहे हैं, चाहे वो ये सोच के कि हमें होम आइसोलेशन में, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को अस्पताल में बेड मिलने में दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने बोला कि इससे बेहतर हम घर में ही रहेंगे और घर में ही सलाह इकट्ठा करके उस परेशानी से बच जाएंगे जो अस्पताल जाने में होती है जी। लेकिन इसमें कई बार खतरा हो जाता है, क्योंकि घर में रहना है तो उसे क्या एडिक्वेट जरूरत है उसके ऑब्जर्वेशन की और कौन सी दवाई चलनी चाहिए, इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि किसी मरीज, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है कोरोना जो है, ये तो हम बताते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोजेनिक डिसऑर्डर है, जिसमें खून के थक्के जम जाते हैं जी, और वो अगर फेफड़ों में जाती है तो ही फेफड़ों में सांस लेने की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन कमी होती है। और ये चूंकि ऑटो माने इम्यून सप्रेशन की डिजीज है, तो ये कोई ऐसी दवा नहीं जो बिल्कुल उसको रोक दे, तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाता है। तो आज जो माइल्ड है वो कल मॉडरेट हो जाएगा, जो आज मॉडरेट है वो परसों सीवियर हो जाएगा। तो हम चिकित्सा कर्मियों का हमारा ये है कि हम इसको कैसे इंटरवेन करें कि माइल्ड से मॉडरेट होने में रोकें जी। तो कई बार होता है कि घर में या होम आइसोलेशन में या जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं मरीजों को रखने के लिए, उसमें अगर हम इंटरवेन नहीं करें तो माइल्ड से मरीज मॉडरेट में चला जाता है और तब वो हाथ से बाहर हो जाता है जी। तो उस समय हमें उसे खून पतला करने की दवा देनी है, जो कि थ्रोम्बोसाइटो, मैंने बताया कि थ्रोम्बोजेनिक डिजीज है ये। उस समय उनको वैसी दवाइयां देनी है जो कि जिससे सुपरएड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, जैसे एंटीबायोटिक देनी है। तो ये सब दवाइयां, कुछ विटामिन और जिंक तो देनी ही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो ये सब दवाइयां पड़नी चाहिए। यूजुअली क्या होता है, घर में लोग रखते हैं, मरीज तो ठीक है, कुछ बुखार नहीं है, उसका ऑक्सीजन सिचुएशन नापने लगते हैं कि अच्छा अभी 98 है, अच्छा अभी 97 है, ठीक है, अच्छा अभी 94 आया, ठीक है, अच्छा जब 88 होगा तब अस्पताल में जाएंगे, तब तक तो ठीक ही चल रहा है। तो ये जो है, ये खुशफहमी वाला ये समय है, जैसे कि हाइपोक्सिया बताया डॉक्टर नीरव ने, वो गड़बड़ है जी। और हमें, हमारा एम यही होना चाहिए, सरकार का एम होना चाहिए, हमारी जो चिकित्सा संस्थाएं हैं, कि इस समय ही लोगों को हम ऑब्जर्वेशन में रखें, दवाइयां दें कि ये माइल्ड से मॉडरेट नहीं हो, क्योंकि जब सीवियर हो जाएंगे और अस्पताल में आएंगे तब ये डिजीज और बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। पहले भी डॉक्टर आपने बताया कि फोन पर कंसल्टेशन अगर हो तो लगातार अगर होता रहे, जैसे हमारी कंपनी की तरफ से भी रोज अगर कोई पीड़ित है तो उसके लिए कॉल्स आते रहते हैं, अपडेट लिया जाता है कि आपको अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इंप्रूवमेंट है या फिर ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये करने की बहुत जरूरत है शायद जी। और अगर सिम्टम आता है तो बेहतर है कि अस्पताल में भर्ती हो, क्योंकि ये डिजीज भले ही कम परसेंटेज हम बोल सकते हैं कि मोर्टेलिटी 3% है, मोर्टेलिटी 4% है, लेकिन वो जो 4% है वो हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। कई परिवार पर इसका असर पड़ता है। एक कमाने वाला आदमी आजकल, अभी जो सेकेंड फेज के हुए हैं उसमें कम उम्र के लोग संक्रमित हो रहे हैं और मौत की संख्या करीब 40% ऐसे मृत्यु है हमारे संस्थान में भी, पूरे देश में, जो कि 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। बिल्कुल, 50 साल से कम उम्र के लोगों पर भी इस बार बहुत ही ज्यादा असर कोरोना ने डाला है और कई लोगों की मौत भी हुई है। डॉक्टर नीरव, चूंकि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इस बार बहुत सारे जो सेकेंड वेव आया है, बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हार्ट पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है। इससे बचने के लिए किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? ये कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या मायोकार्डाइटिस हो रहा है, हार्ट वीक हो जा रहा है, एरिथमिया हो रहा है, सडन डेथ हो रहा है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। सबसे मजेदार कि ये अभी डिजीज ज्यादा पुराना नहीं है, 1-1.5 साल है, बहुत कम स्टडी है। जो स्टडी है उससे पता चल रहा है कि जैसा कि डॉक्टर संजीव ने बताया कि ब्लड के अंदर थक्का जमता है, वो थक्का टूट के लंग्स में जाता है और ऑलमोस्ट 20 से 25, कुछ जर्मन स्टडी है, कुछ इटालियन स्टडी है, 20 से 25% डेथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हुआ और वो पता भी नहीं था कि इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला। कहने का मतलब ये ऐसी बीमारी है जो हार्ट को अफेक्ट करती है, डेथ होने का संभावना रहता है। लेकिन ये समझना है कि शुरू का 5 डेज यूजुअली स्टेबल रहता है, इसके बाद साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। आपका बॉडी का खुद का सिस्टम आपके वायरस के अगेंस्ट, आपके बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू होता है।
तो हम लोग को स्टॉर्म को पहचानने का जरूरत है, और जब भी स्टॉर्म सेट्स इन होगा तो सेचुरेशन गिरेगा। अगर आपका सेचुरेशन 94 से नीचे है, इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, पैनिक की जरूरत नहीं है। सेचुरेशन 94 से नीचे है तो हम लोग कभी सलाह नहीं देते कि घर में खुद से इलाज करें। अगर 94 से नीचे है, कंसिस्टेंटली नीचे है, और रिस्पायरेटरी रेट 24 के ऊपर है, मतलब सांस लेने का दर 1 मिनट में 24 से ऊपर है, तो डॉक्टरी सलाह लेने की, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। उसको हम लोग मॉडरेट वैरायटी में रखते हैं। तब हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि साइटोकाइन स्टॉर्म तो नहीं हो रहा है। माइल्ड वेराइटी यूजुअली थ्रोट में इंफेक्शन होता है, धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है, उसमें सेचुरेशन नहीं गिरता। जो हम लोग शुरू का 85 लोगों की बात कर रहे हैं, यूजुअली उसमें सेचुरेशन नहीं गिरता, आराम से मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन जैसे सेचुरेशन गिरे, रिस्पायरेटरी रेट फास्ट हो, तब उसको सलाह लेने की जरूरत है। और जब हम सलाह उन लोगों में से हम लोग निकालते हैं कि कौन सा पेशेंट हाई रिस्क है और फर्दर कैसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ये पहचानना जरूरी है। पैनिक की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखिए, एक शॉर्ट टाइम में ढेर सारे लोग मेडिकल सिस्टम में आ गए तो मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जिनको जरूरत नहीं है एडमिशन का वो भी पहुंच गए, उसके बाद कहेंगे बेड नहीं मिल रहा है, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो हम लोग को ट्रायल्स करना पड़ता है, और यूजुअली 15 जो लोग हैं उनके लिए ट्रायल्स की जरूरत है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। बिल्कुल, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। इसके अलावा एक छोटी सी बात डॉक्टर नीरव, कि वो क्या अपनी तरफ से सावधानियां बरत सकते हैं? ये अपने तरफ से ये सावधानी ये बरतना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूरत है। आप सोच के देखिए कि अगर एक आदमी को इन्फेक्शन है, वो खांस रहा है तो 4 को फैला रहा है। अगर सब लोग मास्क पहने तो वो वायरस उस इंसान के अंदर 7 से 10 दिन में ऐसे भी खत्म हो जाएगा। अगर पूरी सोसाइटी ऐसे करने लगे तो चेन ब्रेक हो जाएगा, जो कि जरूरत है। हम लोग लॉकडाउन भी करने के पीछे वही है कि ये फैले नहीं। तो हम लोग छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं, हो गया तो बैठ गए, इन्फेक्शन वो कांटेक्ट नहीं किए, टेस्ट नहीं कराए, लोगों को नहीं बताया, व्हाट्सएप से इधर उधर इलाज कर रहे हैं। दैट इज वेरी डेंजरस। हम लोग को समझना होगा कि इसको क्लियर करना पड़ेगा। आप अपने रिस्क में नहीं है, परिवार वाले रिस्क में, आपकी सोसाइटी रिस्क में है। तो जो भी आदमी इंसान पता चले कि हाँ भाई कोविड से, उसको शर्माने की जरूरत नहीं, डिक्लेयर करे कि हमको कोविड है, उसके कांटेक्ट में जो है वो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, तो ये वायरस फैलेगा नहीं। पर्टिकुलरली जो ससेप्टेबल पेशेंट है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिनको वल्व का डिजीज है, जिनको किडनी का डिजीज है, उनको अगर कोविड हो गया, या जिनका उम्र 60 से ऊपर है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का ज्यादा चांसेस है। तो इन लोगों को बचाना है, सोसाइटी को बचाना है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर, लेकिन एक कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जांच की जाती है और आरटीपीसीआर टेस्ट में वो नेगेटिव आते हैं, लेकिन जब सीटी स्कैन करवाने के लिए जाते हैं तब उनका पता चलता है कि वो जो है वो पॉजिटिव है। ऐसे में ऐसा लगता है कि काफी देरी हो गई है। ऐसे टाइम पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि कई बार लक्षण सारे सेम होते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है जल्दी। ये अक्सर देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं म्यूटेशन की वजह से आरटीपीसीआर से हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। दूसरा वजह हो सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव एरिया नहीं हो, जहां से हम लोग वो सैंपल ले रहे हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, इसके वजह से हो सकता है, या अप्रोप्रिएट डेज में नहीं हो रहा हो। टू अर्ली अगर हम लोग चले गए तो वायरस और एम्प्लीफिकेशन हो सकता है फेल कर जाए। ऐसे केस में रिपीट करने का जरूरत है। अगर सिम्टम कंसिस्टेंट है तो सीटी स्कैन अगर उसको कंफर्म करता है तो हम लोग एक काफ़ी हद तक जा सकते हैं कि, बल्कि अगर किसी आदमी का टेस्ट चला जाए या भूख कम हो जाए या एक्सट्रीम वीकनेस है, ये हाईली सेंसिटिव है कि कोविड हो सकता है, इसकी संभावना है। जी डॉक्टर संजीव, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक, ऐसे शुरुआत में लगता है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव हो जाते हैं, उनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में ये जो समय होता है वो बहुत मुश्किल का होता है। ऐसे वक्त में क्या करे इंसान, क्योंकि वो चीज जो है वो भारी पड़ जाती है। जी बिल्कुल सही बताया। ये एक अच्छा समूह है ऐसे कि पेशेंट शुरू में ठीक लगते हैं, या तो उनकी सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आती है, या वो अपने आप में बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। वो बताते नहीं है कि हमें कुछ सिम्टम हो रही है, हमें सांस में लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, या हमें बहुत वीकनेस हो गई है, और कुछ दिनों के बाद अचानक से उनका सेचुरेशन गिर जाता है, ये एक्सट्रीम वीकनेस होता है। इसमें ये होता है कि वो जो फर्स्ट फेज में होता है, जब रेप्लिकेशन होता है वायरस का, वो हो रहा है, उस समय हो सकता है सिम्टम नहीं आए, लेकिन जैसे ही 4-5 दिनों के बाद दूसरे रेस्पिरेटरी फेज में जाते हैं तो अचानक वायरेमिया इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें लंग्स के जो टिश्यू एल्वेलाई होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है,
और जो गैसियस एक्सचेंज है, जी। जो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, वो इफेक्टेड होता है, वो नहीं हो पाता है। और अचानक ऑक्सीजन का सिचुएशन कम हो जाता है और वैसे लोग की तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती है जल्दी से। जी। तो ऐसे में हमें यही ध्यान रखना है कि जिसको भी पॉजिटिव आ रहा है उसको अपने, और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हमारी व्यवस्था का, ये स्वास्थ्य व्यवस्था का होना चाहिए कि जो भी पॉजिटिव है उस पर एक और ऑब्जर्वेशन रखे। जी। शुरू में सरकार के एक तरफ से ऐसा था कि जो भी पॉजिटिव निकलते थे उनके घर पर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक डॉक्टर का संपर्क किया जाता था। बिल्कुल, संपर्क करना बहुत जरूरी है समय रहते। हाँ जी। तो तुरंत अस्पताल है। हाँ, डॉक्टर अस्पताल ले ठाकुर, जाना आज के समय में जिस ढंग से, हाँ, हाँ, जी 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 डॉक्टर ठाकुर, मैं कह रहा था कि अभी जो अस्पताल ले हम जाना देख पा ज्यादा रहे हैं, जरूरी है। सॉरी, अभी जो हम देख पा रहे हैं कि जब कोविड हो रहा है उसके बाद अब ब्लैक फंगस को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे लोगों में इस बात की दिक्कत भी आ रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? अभी डॉक्टर संजीव जी ने कहा कि ओवर यूज ऑफ या इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसके चलते ही ये ज़्यादा हो रहा है। अगर उसको सावधानी से यूज किया जाए तो शायद इसको हमसे माने कुछ बच सकते हैं। तो एक्चुअली है कि पटना मेडिकल कॉलेज में इस तरह का कुछ नहीं है, इंदिरा गांधी और एम्स में इस तरह के काफ़ी मरीज मिले हैं जी। और इसके लिए एम्स वाले लोग जो है सो अलग से वार्ड भी बना लिए हैं 20 बेड का, जैसा कि कल लोग बता रहे थे वीसी में, है ना। तो वहाँ पर लेकिन एम्पोटेरिन जो उसका ड्रग्स है वो अभी नहीं मिल रहा है, शायद आज हम लोग को मिल भी जाएगा, आज मिल गया, है ना। वो कहा जा रहा है कि आज शायद मिल जाएगा RMI के थ्रू। लेकिन जिनको तो ये समस्या वहाँ हो ये लोग गई वार्ड है बना दिए हैं। वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं डॉक्टर जी। ठाकुर? एंटी फंगल ड्रग जो है वो हम लोग देते हैं, उसका डोज जो रहता है फिक्स रहता है, वो देने पर शायद बच जाए। लेकिन क्योंकि जो फंगल है बीमारी है वो आँख का, जो मेरे अभी दोस्त हैं अभी हैं जिंदा है, डॉक्टर उदय शंकर पांडे जी, जो प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी बेतिया मेडिकल कॉलेज में है, उनको जो है सो ये हुआ और अभी जो है सो रूबन में भर्ती हैं। जी। उनका एक आंख खराब हो गया तो आंख का ऑपरेशन करके वो लोग निकाल दिया है, लेकिन इसके बाद वो सेप्टिसीमिया में चले गए हैं, उनका तीनों ऑर्गन फेल कर गया। तो ब्लड वगैरह जो भी था हम लोगों ने दिया, तो किसी को भी कुछ हो सकता है, लेकिन ओवर डोज जो है या इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर्सोन का कर रहे हैं, जिसके चलते ये सब प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। जी। लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज में अभी तक हमको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है। यानी कि दोनों कुल जगह मिलाकर मिल रहा ये है कि आप जो भी इलाज करें अपना, वो डॉक्टर की पूरी सलाह पर करें। दवाई अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या समस्या हो सकती है, तो लगातार आप देख रहे हैं कितने तरह के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लक्षण बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा तबियत खराब नहीं है, तो आपकी तबियत बिगड़ नहीं सकती, ये भी एक गलतफहमी हो सकती है। इसलिए डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है, वो लें और उसके बाद अपना इलाज करें। आप तीनों डॉक्टर्स का, पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये बेहद लाभदायक होगी और आप अपना अच्छे तरीके से इलाज कर सकेंगे। अपना पूरा ख्याल रखिए, कोरोना से बचकर रहिए। लगातार हमारी यही अपील है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।